Hello, everyone, and welcome to the free 5-day crash course on cultural studies. आज है day 4, which is Introduction to Post-Colonialism, Race and Ethnicity. तो जिससे पहले हम ये लेक्चर शुरू करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले वाले जो 3 लेक्चर आए हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन्हें पहले देखें, क्योंकि वो कल्चरल स्टडीज़ और इन टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपने वो वीडियोस पहले ही देख लिए हैं तो आई होप आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ आए हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड की थियरीज, जिसमें हम की थियरीज पढ़ेंगे जैसे कि एडवर्ड साइड, ओरिएंटलिज्म, Can the Subaltern Speak by Gayatri Chakrabarti Spivak, Homi K. Bhabha's concept of hybridity, mimicry, and ambivalence. Then, Race and Ethnicity in Cultural Studies, जिसमें हम पढ़ेंगे The Construction of Race, Critical Race Theory CRT, Ethnicity and Identity, Diaspora and Transnationalism, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉल गिलरॉयज द ब्लैक अटलांटिक, एथनिक रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पेनोन्स द रेचेड ऑफ द अर्थ। लास्टली स्टुअर्ट हॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एथनिसिटी। तो आज हमें काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो शुरू करते हैं। 15वीं से 20वीं सेंचुरी के बीच में जहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन जैसी कंट्रीज़ ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे रीजन्स को डोमिनेट किया यानी कि कंट्रोल किया, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, अपने लॉज, कल्चर और लीगल नियमों को इन लोगों पर इम्पोज करने की कोशिश की गई। 20वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए जिनकी वजह से कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुई और इनके नियमों को और सिद्धांतों को हटना पड़ा। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कॉलोनियलिज्म के बाद सोसाइटी के अंदर जो पावर डायनेमिक्स में चेंज हुए हैं या असमानताएं रह जाती हैं, इनइक्वालिटीज़ रह जाती हैं, जो प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। जो कॉलोनाइज्ड कंट्री या नेशन थी उसको कॉलोनाइजर्स के रूल ने और उनके शासनकाल ने किस तरीके से शेप कर दिया है, उनकी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल रूल्स में क्या चेंज आए हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इस बात को भी क्रिटिकली एनालाइज करता है कि कैसे दुनिया भर के जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने रेस, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, नेशनहुड जैसे मुद्दों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। एग्जाम्पल के लिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म में स्टडी करते हैं कि ब्रिटिश जो राज था उसके इंडिया पर क्या प्रभाव पड़े हैं, और ब्रिटिश राज जाने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को और इंडियन सोसाइटी को, इसकी पॉलिटिक्स को, लोगों की आइडेंटिटी को शेप किया। और अभी भी कहीं ना कहीं डोमिनेशन की वजह से जो चीज़ें हुई वो अभी भी हमारे कल्चर में शामिल है, हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के की थियरीज एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ड साइड, ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड साइड पैलेस्टीनियन अमेरिकन फिलोसोफर और लिटरेरी क्रिटिक थे। ये प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के वन ऑफ द फाउंडर्स है। एडवर्ड साइड का वर्क ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में पब्लिश हुआ था, उन्होंने इस बुक में ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उसने एक वे दिया हमें समझने के लिए कि किस तरीके से वेस्ट ने हिस्टोरिकली ईस्ट को कंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि किस तरीके से वेस्ट ने ईस्ट को एक स्टीरियोटिपिकल वे में डिस्क्राइब किया है और शेप किया है। वो आर्ग्यू करते हैं कि वेस्टर्न आर्टिस्ट और स्कॉलर्स ने ईस्ट की इमेज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ईस्ट को मिस्टीरियस, बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा हुआ, रहस्यमयी, इरेशनल यानी कि तर्कहीन, और वेस्ट से इन्फीरियर यानी कि निचला दिखाया है वेस्ट से। इस तरीके से वेस्ट के आर्टिस्ट ने और स्कॉलर्स ने
ईस्ट की इमेज खराब की है, छवि खराब की है, इस तरह के पोर्ट्रेयल्स कर कर उन्होंने वेस्ट को सुप्रीमेसी की तरह पोर्ट्रे किया और इस तरीके से दिखाया कि कॉलोनाइज करना जरूरी था इन लोगों की मदद करने के लिए। द ओरिएंट्स एंड द ऑक्सीडेंट्स। ओरिएंट से मतलब है ईस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज और रीजन्स। ऑक्सीडेंट्स वेस्टर्न रीजन को कहा जाता है। वेस्ट खुद को एक लीडर के रूप में देखता है और ईस्ट को एक मिस्टीरियस, अलग, इरेशनल और एक हीन भावना के साथ ऐसे पोर्ट्रे करता है, उन्हें अदर के रूप में देखता है। इस तरीके से वेस्ट खुद को सुपीरियर और ईस्ट को इन्फीरियर पोर्ट्रे कर देता है। इसे एक प्रोसेस की तरह देखा जा सकता है जहाँ पर ईस्ट को रेशियल और कल्चरल हायरार्कीज के बेस पर वेस्ट से कम आंका जाता है, जहाँ पर वेस्ट को ईस्ट का कल्चरली अपोजिट पर सुपीरियर बताया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमें रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक और जोसेफ कॉनरेड की बुक द हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखने को मिले, जिसमें कॉलोनाइज्ड रीजन को, यानी कि जिस जगह को कॉलोनाइज्ड किया गया कॉलोनाइजर्स के द्वारा, उसे एग्जॉटिक मतलब डिफरेंट, वियर्ड, केओटिक और ऐसी जगह के रूप में दिखाया जाता है जहाँ उसे वेस्टर्न इंटरेक्शन की ज़रूरत हो। और अगर आर्ट्स में एग्जाम्पल देखें ओरिएंटलिस्ट पेंटिंग जैसे कि चिल पेंटिंग्स में मिडिल ईस्टर्न, नॉर्थ अफ्रीकन लैंडस्केप्स को, यानी कि उन रीजन्स को द अदर की तरह दिखाया जाता है, जिसमें कलरफुल मार्केट्स, हरेम्स और डेजर्ट्स को दिखाया गया है। और ज़्यादातर इन चीज़ों को रोमांटिसाइज और सेक्सुअलाइज्ड तरीके से दिखाया गया है। अगर हम मीडिया में देखें तो मॉडर्न फिल्म्स जैसे कि इंडियाना जोन्स या अलादीन, इनमें भी अभी तक ये जो द अदर की भावना है अभी तक है, यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ को, रीजन्स को मिस्टीरियस, डेंजर्स से भरा हुआ, फैंटेसीज से भरा हुआ और वेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट के रूप में दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन द सबल्टन स्पीक बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। कैन द सबल्टन स्पीक, यानी कि क्या सबल्टन बोल सकते हैं। सबल्टन का मतलब मार्जिनलाइज्ड लोग, यानी कि वो लोग जिनका तबका यानी कि पद सोसाइटी में सबसे नीचा माना जाता हो। तो गायत्री स्पिवक कहती हैं कैन द सबल्टन स्पीक, क्या सबल्टन बोल सकते हैं। उनका ये ऐसे 2009 में पब्लिश हुआ था और उन्होंने इस ऐसे में ये एग्जामाइन किया कि किस तरीके से सबल्टन यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कॉलोनियल टाइम में और पोस्ट कॉलोनियल टाइम में दोनों ही वक्त उन्हें साइलेंस ही रखा गया। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी कि हमेशा से जो सबल्टन लोग हैं या तो उनकी आवाज़ को इग्नोर किया गया है या फिर डिस्ट्रॉय किया गया है उन लोगों के द्वारा जो पावर पोजीशन में थे, चाहे वो कॉलोनियल टाइम में वेस्टर्न लोग हों या फिर आफ्टर कॉलोनाइजेशन पोस्ट कॉलोनियल ज़माने में एलीट। सोसाइटी के डोमिनेंट स्ट्रक्चर ने कभी भी उन्हें अपने लिए बात कहने का मौका नहीं दिया। वो एग्जाम्पल के लिए कहती हैं कि सती प्रथा के मामले में भी ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट यानी कि ब्रिटेन के जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने और इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने दोनों ने ही सबल्टन के हितों के लिए बोला और सती प्रथा खत्म करने की बात की। सबल्टन ग्रुप को कभी खुद अपनी परेशानी के लिए, अपने अधिकारों के लिए बोलने का मौका नहीं दिया। वो उनके लिए जरूर बोले बट उन्होंने कभी औरतों को नहीं बोलने दिया। आगे गायत्री स्पिवक कहती हैं सबल्टन लोगों को वॉइसेस देने का जो प्रयास है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब डोमिनेटेड ग्रुप जो है वो सबल्टन लोगों की बात रखता है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोमिनेंट पोजीशन पर बैठकर वो बात रख रहा होता है, जिससे वो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। गायत्री स्पिवक वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को भी क्रिटिसाइज करती हैं कि कैसे वो खुद ही समझ लेते हैं कि वो सबल्टन ग्रुप के लीडर बन सकते हैं और उन्हें लीड कर सकते हैं और खुद सबल्टन की तरफ से बोलकर और उन्हें ना बोलने देकर उनकी चुप्पी को बढ़ावा देते हैं। कैन द सबल्टन स्पीक सबल्टन नरेटिव्स को बढ़ावा देता है। उनके तरफ से जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें उसी तरीके से दिखाने का मौका मिलना चाहिए, उनके साइड की स्टोरीज को भी बताने का मौका मिलना चाहिए।
स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म, गायत्री स्पिवक स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट देती हैं और वो सजेशन देती हैं कि ऑप्रेस्ड जो ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए कभी कभी टेम्परेरी तौर पर एक साथ एक आइडेंटिटी क्रिएट कर साथ आ सकते हैं और वो रेस और जेंडर जैसी चीज़ों की आलोचना करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, जो लोगों की एक सिंगुलर आइडेंटिटी तक लोगों को सीमित कर देती हैं। वो कहती हैं कि कभी कभी ऑप्रेस्ड ग्रुप को ऑपरेशन को रेजिस्ट करने के लिए एक सिंप्लीफाइड आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है और उन्हें उसके थ्रू साथ आना चाहिए टेम्परेरी तौर पर ही सही, ताकि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर सकें। एग्जाम्पल के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट में कई तरह की महिलाएं एक सिंगल बैनर के तले आ जाती है कि वो सब एक ही चीज़ चाहती हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो एक ही डिमांड है इक्वालिटी की, उसके अंडर आ जाती है, चाहे उनका रेस अलग हो, उनके कल्चर्स और उनकी पहचान अलग हो और उनमें चाहे कितने भी वास्ट डिफरेंस हो, पर उनको एक गोल अचीव करना है तो वो सब साथ आ जाते हैं। Our next concept is होमी के भाभा concept of hybridity, mimicry and ambivalence। होमी के भाभा जिनका जन्म 1949 में हुआ था, वो एक इंडियन क्रिटिक और स्कॉलर है और उन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया, इंक्लूडिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उन्होंने हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि कल्चर और आइडेंटिटी फिक्स नहीं होते हैं पर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं हमारे इंटरेक्शंस के थ्रू। वो कहते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो प्योर और स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि कई मेजर फैक्टर्स से प्रभावित होकर हाइब्रिडाइज हो जाती हैं। फैक्टर्स लाइक हिस्ट्री, कॉलोनाइजेशन, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब हम इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो हमारी आइडेंटिटीज़ इवॉल्व होती हैं और बदलती रहती हैं। उन्होंने हाइब्रिडिटी का ये आइडिया उनकी बुक लोकेशन ऑफ कल्चर में दिया। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का हिंदी में मतलब ही होता है दुविधा। होमी के भाभा सजेस्ट करते हैं कॉलोनाइजेशन की वजह से कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड दोनों के बीच में एम्बिवेलेंस की फीलिंग जनरेट होती है, यानी कि उनके बीच में एक दुविधा की फीलिंग जनरेट होती है, क्योंकि ये जो एम्बिवेलेंस की भावना है वो पहले से ही स्थापित पावर स्ट्रक्चर में हुए बदलावों की वजह से आती है। क्योंकि पावर स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो लोगों के बीच में, कॉलोनाइजर्स के बीच में भी और कॉलोनाइज्ड के बीच में भी, दोनों के बीच में एंजाइटी, डिज़ायर्स, रेजिस्टेंस से ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। होमी के भाभा कहते हैं कि एम्बिवेलेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ नए कल्चरल नॉर्म्स और आइडेंटिटी बन सकते हैं और इमर्ज हो सकते हैं, और जो पहले से ही डोमिनेंट डिस्कोर्सेस हैं उन्हें चैलेंज भी किया जा सकता है। मतलब एम्बिवेलेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर टेंशन भी रहती है और साथ देने की भावना यानी सहभागिता की भावना, कॉम्प्लिसिटी साथ में रहते हैं, साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक कॉलोनाइज्ड व्यक्ति कॉलोनाइजर की लैंग्वेज, भाषा, बिहेवियर इसको कॉपी कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, ताकि उसको एक रिकॉग्निशन की और एक्सेप्टेंस की भावना रहे। उसे लग सकता है कि ऐसा करने से उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, पर ऐसा करने से वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको बढ़ावा दे रहा है और उन्होंने जो एक लिमिटेशन सेट की हैं सबके लिए उस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहा है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एम्बिवेलेंस इज लाइक अ मिक्स फीलिंग। मिमिक्री, मिमिक्री एक तरीका है जिसमें कॉलोनाइज्ड जो लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं, वो डोमिनेंट ग्रुप या कॉलोनाइजर्स के बिहेवियर, कल्चरल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को इमिटेट करते हैं, मिमिक करते हैं। पर ये जो इमिटेशन होता है वो डोमिनेटेड ग्रुप के जितना एग्जैक्ट नहीं होता, उनके जैसा सेम टू सेम इमिटेशन नहीं करते ये लोग, क्योंकि कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली इन लोगों की आइडेंटिटी डिफरेंट है उन लोगों से। और ये बाबा कहते हैं कि कॉलोनाइज्ड जो लोग होते हैं वो कॉलोनाइजर्स के ड्रेसिंग सेंस, बिहेवियर और प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं बट फुली नहीं अपनाते, कभी खुद पूरी तरह कॉलोनाइजर्स जैसे नहीं बनते। और उसका काम होता है कि
जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई जो लिमिटेशंस हैं और आर्टिफिशियलनेस है उसकी ओर लोगों को अट्रैक्ट करना, ये एक तरीके से कॉलोनाइजर्स का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति कॉलोनाइजर की इमिटेशन बन रहा है वो एक्चुअली कॉलोनाइजर नहीं है और ना ही बन सकता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी का व्यक्ति है। तो जब वो वैसा बिहेवियर ड्रेसिंग करता है तो एक तरह से अपोजिशन की भावना को उजागर करता है और कॉलोनाइजर्स की अथॉरिटी का मजाक बनाता है। ये रेजिस्टेंस के भावना को शो करता है। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिए होमी के भाभा ने, जैसे कि थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट। पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेस एथनिसिटी इन कल्चरल स्टडीज, जिसका सबसे पहला टॉपिक होगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस। रेस कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये समाज के द्वारा क्रिएट किया गया है। रेस को क्रिएट किया गया है ताकि लोगों के बीच में डिफरेंस किया जा सके, उन्हें कैटेगरी में बांटा जा सके उनके फिजिकल रूप और मानक के अनुसार, जैसे कि उनके बालों के कलर, फेशियल फीचर्स या फिर स्किन कलर के आधार पर। और इनकी वजह से अलग अलग रेशियल ग्रुप्स डेवलप हुए और इनको हम अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के रूप में देख सकते हैं। मॉडर्न साइंस का कहना है कि ये जो सो कॉल्ड डिफरेंस जो दिखाया गया है इन रेशियल ग्रुप्स में फिजिकल रूप से, इनसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो लोगों की जेनेटिक्स बेसिस पर है, ना कि फिजिकल बेसिस पर। और जो रेस का कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री की वजह से या पावर स्ट्रक्चर की वजह से और ऐसे अन्य फैक्टर्स की वजह से समाज द्वारा क्रिएटेड है, ना कि कोई बायोलॉजिकल सच। रेस का कॉन्सेप्ट यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के दौरान और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के दौरान उजागर हुआ। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड यानी कि अटलांटिक के पार, अटलांटिक समुद्र के उस पार जो स्लेव्स की जो ट्रेडिंग हो रही थी, यानी कि स्लेव्स बनाकर उन्हें खरीदना और बेचना, तब उजागर हुआ। तब कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के लार्ज पार्ट्स को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये रेस सिस्टम को डेवलप किया और बनाया ताकि वो अपने डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके और जस्टिफाई कर सके। और इसकी वजह से सोशल हायरार्कीज ने जन्म लिया, जिससे जो यूरोप है उन्हें प्रिविलेज मिली, पॉलिटिकल पावर मिली और रिसोर्सेज पर एक्सेस मिली। इसका एग्जाम्पल है स्लेवरी। अगर हम अफ्रीकन्स का एग्जाम्पल लें, यूरोपियंस से इन्फीरियर माना गया और यूरोपियंस ने इसे इस तरीके से जस्टिफाई किया कि अफ्रीकन्स की जो बॉडीज है, वो जो अफ्रीकन्स है वो सब ह्यूमन है, ह्यूमन से नीचे है और वो लोग हार्ड वर्क और हार्श कंडीशन में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और सूटेबल हैं, इसीलिए उन्हें ये काम करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है कॉलोनियलिज्म। इंडिजीनियस लोग जैसे कि अफ्रीकन, एशियन और अमेरिकन्स, इन्हें सैवेज यानी कि जंगली, अनसिविलाइज्ड घोषित किया गया कि इनकी जो रेसेस हैं वो अनसिविलाइज्ड और सैवेज हैं, और कहा गया कि इन लोगों को सिविलाइज्ड करने के लिए और इनमें जो क्रिश्चियनिटी लाने के लिए, इनको सिविलाइज बनाने के लिए ये ज़रूरी है। और ये सब तर्क केवल इसलिए दिए गए ताकि इन लोगों के रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर सकें, ज़बरदस्ती फोर्सफुली इन लोगों पर अपनी जीत हासिल कर सके। थर्ड एग्जाम्पल इज यूनाइटेड स्टेट्स में जिम क्रो लॉ को पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना चाहिए और जो ब्लैक लोग हैं वो तो हैं ही वाइट गोरे लोगों से इन्फीरियर, तो उन्हें वैसे भी सेपरेट रखना ही अच्छा होगा। इन सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर कर इनइक्वल बिहेव किया गया, जिससे हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में इनइक्वालिटीज आई। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेस थियोरी, CRT। क्रिटिकल रेस थियोरी इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है जो इस बात को एग्जामाइन करता है कि कैसे रेसिज्म है वो केवल किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ भेदभाव या बायसनेस को नहीं दिखाता, बल्कि ये तो हमारे इंस्टीट्यूशंस और लीगल सिस्टम में आंतरिक रूप से समा चुका है। क्रिटिकल रेस थियोरी इस बात को चैलेंज देती है कि लॉज सबके लिए बराबर होते हैं। क्रिटिकल थियोरी चैलेंज देती है कि ऐसा नहीं है, जो लॉ है वो आम तौर पर जो डोमिनेंट ग्रुप है, स्पेशली वाइट, उनके इंटरेस्ट को और उनको ही सपोर्ट करता है। CRT का मानना है
कि जो रेसिज्म है वो केवल इंडिविजुअल एक्शंस और प्रेजुडिस का ही नतीजा नहीं है, वो समाज के हर फैब्रिक में यानी कि हर ताने बाने में हर जगह समाया हुआ है, बल्कि ये कई सारे इंस्टीट्यूट्स, प्रैक्टिसेस और लॉस की वजह से उजागर हुआ है जो कि मार्जिनलाइज्ड और रेशियल ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। रेशियल ग्रुप्स और माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ायदा तब होता है, प्रगति केवल तब होती है जब वो डोमिनेंट ग्रुप के साथ जुड़कर चले। CRT लॉज और पॉलिसीज़ जो कि अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम रेस को इग्नोर करेंगे तो सारी की सारी जो रेशियल असमानताएं हैं वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। वो इस बात की आलोचना करती है CRT का मानना है कि इस तरह से जो सिस्टम में जो भेदभाव है, जो असमानताएं हैं, उन्हें इग्नोर करना उन्हें बनाए रखने और उन्हें बढ़ावा देने के बराबर ही है। CRT सिस्टमेटिक रेसिज्म को एनालाइज करती है मीडिया, एजुकेशन और लॉ जैसे क्षेत्रों में। एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी। एथनिसिटी से मतलब है लोगों के बीच में सोशल कैटेगराइजेशन, उनकी कल्चरल बिलीफ्स, उनकी सेम शेयर्ड हिस्ट्री, उनके वैल्यूज, उनकी सेम प्रैक्टिसेस, रिचुअल, मे बी रिलीजन के आधार पर कैटेगराइजेशन। यानी कि एक एथनिक ग्रुप क्या कहलाया जाएगा? जिनके सेम बिलीफ हो, जिनका सेम रिलीजन हो, सेम प्रैक्टिसेस हो, सेम हिस्ट्री हो, सेम बैकग्राउंड हो, तो वो एक सेम एथनिक कल्चर शो करते हैं। ये रेस से अलग है क्योंकि रेस तो फिजिकल बेसिस पर लोगों का कैटेगराइजेशन करती है, जबकि एथनिसिटी में लोग सेम एथनिक आइडेंटिटी, सेम कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को शेयर करते हैं। और ये जो इनकी कल्चरल हेरिटेज होती है ये अपने आने वाली जनरेशन्स के साथ भी शेयर करते हैं। हम हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारे बिलीव्स हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी देते हैं। तो हम सब लोग सेम एथनिक ग्रुप में हैं। एथनिसिटी कोई बाहरी पहचान नहीं है रेस की तरह। दुनिया में हर कंट्री में कई तरह के एथनिक ग्रुप्स होते हैं, कई तरह के अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले, सेम कल्चर्स को मानने वाले कई ग्रुप्स हैं। जैसे कि चाइना में हान चाइनीज लोग सेम कल्चर और सेम वैल्यूज़ और सेम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में पंजाबी, वो भी एथनिक ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, जिनकी सेम लैंग्वेज है, उनका सेम कल्चरल बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। ऐसे ही दुनिया भर में अलग अलग लोग, अलग अलग जो बिलीव्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ अपने अपने एथनिक ग्रुप्स का हिस्सा हैं। जैसे कि ईरान, इराक या सीरिया जैसी कंट्री में चाहे कर्ड्स हों, केन्या और तंजानिया जैसे जगहों पर मसाई ग्रुप के लोग हों, और इंडिया में तो इसके कितने सारे उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। पंजाबीज, बंगाली, राजस्थानी, सब लोग अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस, बिलीव्स के साथ रहते हैं। तो इन्हीं सारे ग्रुप्स को एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। और इनसे बनने वाली जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उन्हें हम एथनिक आइडेंटिटी कहते हैं। एथनिक आइडेंटिटी से लोगों के अंदर प्राइड की, गर्व की और कम्युनिटी बिलोंगिंग की भावना पैदा होती है। लोग अक्सर अपनी एथनिक आइडेंटिटी को, अपनी एथनिसिटी को सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, अपने फेस्टिवल्स, अपनी लैंग्वेजेस, अपने म्यूज़िक, अपने फोक कल्चर, अपने क्यूजीन्स के थ्रू। और इसी तरह से वो अपने जो हेरिटेज है उसे प्रिजर्व भी रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज्म। डायस्पोरा का मतलब होता है कम्युनिटी जब अपने होमलैंड से दूर चली जाती हैं और दूसरी कंट्रीज में जाकर बस जाती हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, माइग्रेशन, कॉलोनाइजेशन, वॉर या फिर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, अपने ड्रीम्स के लिए जा रहे हों या जो भी कारण हो, तो उसे हम डायस्पोरा कहते हैं। पर वो अपनी कंट्री से, अपने होमलैंड से चाहे जितनी भी दूर चले जाएं, उनके जो इमोशनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल और पॉलिटिकल नॉट्स जो होते हैं अपने होमलैंड से, वो हमेशा जुड़े ही रहते हैं। डायस्पोरा कम्युनिटीज़ अपने कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, इवन अगर वो किसी और कंट्री में है, अगर वो कहीं और है, चाहे वो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी रहने लगे, उस कंट्री से और वहाँ के ट्रेडिशन से भी प्यार करने लगे और उन्हें भी अपना लें, पर अपने को नहीं भूलते, अपने को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो लोग अक्सर
ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स बना लेते हैं, यानी कि वो सीमा के पार अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से अपने कनेक्शंस बनाते हैं और सेम बिलोंगिंग्स की जो भावना है उसको जिंदा रखते हैं। पॉल गिलरॉयस द ब्लैक अटलांटिक, पॉल गिलरॉय का वर्क द ब्लैक अटलांटिक जो कि 1993 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने ब्लैक अटलांटिक का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रांसनेशनल कल्चरल एक्सचेंज को दिखाया था, जो हमें ट्रांसनेशनलिज्म को समझने में मदद करता है। अफ्रीकन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ का आपस में जो ट्रांसनेशनल एक्सचेंज दिखाया गया है, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कैरेबियन, इन कंट्रीज़ का आपस में ट्रांसनेशनल कल्चरल एक्सचेंज को शो किया गया है। पॉल गिलरॉय आर्ग्यू करते हैं कि अफ्रीकन अटलांटिक स्लेव ट्रेड, कॉलोनियलिज्म और माइग्रेशन की वजह से अफ्रीकन डिसेंट के लोगों में आपस में एक साझा आइडेंटिटी क्रिएट हुई जो कि नेशनल बाउंड्रीज को भी पार कर गई। वो ब्लैक अटलांटिक को एक कल्चरल और पॉलिटिकल स्पेस बताते हैं जहाँ अफ्रीकन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स, ऑपरेशन और रेजिस्टेंस से साथ आते हैं और एक हाइब्रिड आइडेंटिटी बनाते हैं। यानी कि जितनी भी अफ्रीकन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ थी और उनमें अलग अलग जो अंतर था, पर क्योंकि उन्होंने सेम अनुभव फील किए, उनके स्ट्रगल्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस सेम थे, तो वो लोग मिलकर साथ आए और एक अलग ही उनके अंदर अलग आइडेंटिटी डेवलप हुई। एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सीखकर, एक दूसरे के इमोशंस को समझकर उनकी एक अलग ही आइडेंटिटी बन गई। गिलरॉय का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस बात को चैलेंज करता है कि पर्टिकुलर नेशन और स्टेट में सेम आइडेंटिटीज़ होती हैं और वो फिक्स्ड होती हैं। वो दिखाते हैं कि डायस्पोरिक कल्चर्स इवॉल्व होते रहते हैं जब वो दूसरे कल्चर्स के समीप आते हैं, पास आते हैं और एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अफ्रीकन हमें आपस में रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास सेम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है स्लेवरी का, सेम सॉर्ट ऑफ लोगों के द्वारा। एथनिक रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया में अक्सर एथनिक रिप्रेजेंटेशन या तो स्टेरियोटिपिकल वे में दर्शाए जाते हैं या मिस इंटरप्रिटेटेड होते हैं, जिस वजह से जो एक एथनिक आइडेंटिटी है वो कोई कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होने की बजाय, या जैसे एक इंडिविजुअल जिसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, वो रहने की बजाय स्टेरियोटिपिकल वे में पोर्ट्रे करने की वजह से वो एक वन डायमेंशनल कैरिकेचर की तरह नज़र आती हैं, जिससे सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। जैसे कि मूवी, शोज, बुक्स में आमतौर पर अफ्रीकन अमेरिकन्स को क्रिमिनल, गैंग मेंबर या फिर एथलीट के रूप में पोर्ट्रे करना, लैटिनोस और लैटिनास को आमतौर पर हॉट हेडेड या फिर हाइपर सेक्सुअलाइज्ड विमेंस के रूप में, या क्रिमिनल्स जो कि ड्रग्स के किसी केस में या चंगुल में अटके हुए, फंसे हुए हैं, ऐसा पोर्ट्रे करना। ईस्ट एशियंस को हार्ड वर्किंग, सबमिसिव, मैथ एक्सपर्ट, मैथ जीनियस ऐसे पोर्ट्रे करना, और साउथ एशियंस को टैक्स सेवी और नर्डी इमिग्रेंट के रूप में पोर्ट्रे करना। मुस्लिम्स और अरेबियंस को अक्सर टेररिस्ट के रूप में शो करना। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको आमतौर पर लिटरेचर में या मूवीज़ में, शोज़ में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका समाज पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और कई लोग मानने लगते हैं कि हाँ शायद वहाँ के लोग इसी तरह के होते हैं और वहाँ के या उस एथनिक ग्रुप के सभी लोग एक ही तरह का बिहेवियर रखते हैं। हालांकि अब ग्रोइंग ईयर्स में पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन भी होने लगे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। अब एथनिक माइनॉरिटीज़ की तरफ से भी स्टोरी टेलिंग करने का उन्हें मौका मिलता है, मूवीज़ में, शोज़ में, बुक्स में अपनी तरफ से अपने पर्सपेक्टिव को दिखाने का मौका मिलता है। अब मोर इंक्लूसिव कास्टिंग हो एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, और आर्टिस्ट जितने भी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और अलग अलग लोग हैं, कोशिश की जाती है कि अब वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के हों और उन्हें भी बढ़ावा मिले। तो अब धीमे धीमे चीज़ें बदल रही हैं। फ्रेंच फैनन द रैचेड ऑफ द अर्थ, फ्रेंच फैनन जो कि एक फ्रेंच
एफ्रो करेबियन साइकेट्रिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो मार्क्सिस्ट भी थे। इनके वर्क्स ने पोस्ट कॉलोनियल थियोरीज को और पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उनका वर्क द रेचेड ऑफ द अर्थ में वो एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे कॉलोनाइजेशन ने केवल इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन ही नहीं किया, बल्कि कॉलोनाइज्ड लोगों को एकदम डीह्यूमनाइज्ड तरीके से पेश किया और साथ ही उनके सेल्फ वर्थ को और आइडेंटिटी को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। फैनन ने कहा, उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजेशन के कॉलोनाइजर्स पर और कॉलोनाइज्ड दोनों पर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुए हैं। कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिक वायलेंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उनके कल्चर की अवहेलना झेलनी पड़ी, जिससे उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी, सेल्फ हेट्रेड की भावना जागृत हुई। कॉलोनाइजेशन ने उन्हें एक डिपेंडेंसी की स्टेट में छोड़ दिया और एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के साथ छोड़ दिया, जिससे उन लोगों को अपने कल्चर और आइडेंटिटी से अलगाव सा महसूस होने लगा। फैनन ने ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस की भावना शो करने के लिए कल्चर की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई। अपने कल्चर को वापस पाने की इच्छा रखना ही इस प्रोसेस का सबसे जो मेन पॉइंट था, सेंट्रल रोल इसी का था। कि जिस जगह को उन्होंने कॉलोनाइज वहाँ के कल्चर को इरेज करने की कोशिश करते थे या उसे कम आंकते थे, जिस वजह से लोगों में रेजिस्टेंस की भावना ज़्यादा जागृत हुई। ये उनके लिए केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मुद्दा नहीं रह गया था, ये उनके लिए उनकी आत्मा को वापस पाने का मुद्दा बन चुका था। लोगों का कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनके रिचुअल्स वर्ड्स को वापस पाने में मदद करता है। स्टुअर्ट हॉल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एथनिसिटी। स्टुअर्ट हॉल ने आर्ग्यूमेंट दी कि एथनिक आइडेंटिटी फ्लूइड इन नेचर होती हैं, वो फिक्स नहीं होती हैं, वो रिजिड नहीं होती हैं और वो कल्चरल और रेशियल हेरिटेज से नहीं बनती। इंस्टेड उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी कि जो हमारी एथनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो रीशेप होती रहती हैं। हमारी हिस्ट्री, हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारी एथनिक आइडेंटिटी हमारी लोकल और ग्लोबल दोनों डायनेमिक्स से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा न्यू एथनिसिटीज़ हमारी जेंडर, हमारी रेस, हमारे नेशनैलिटी, हमारी सेक्सुअलिटी, इन सभी चीज़ों के इंटरसेक्शन से मिलकर बनती है, इन सभी चीज़ों की इंटरसेक्शन से मिलकर बनती है। इसीलिए जो हमारी एथनिक आइडेंटिटी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्लेस होती है जहाँ वो बदलती रहती है। एथनिक आइडेंटिटीज अडेप्टेबल होती हैं और आप उन्हें सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं और नई को अडेप्ट भी कर सकते हैं। कल्चरल स्टडीज़ की ये जो हमने सीरीज़ की है और ये जो चौथा लेक्चर है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। हमने कई सारे थियोरीज़ को पढ़ा। कल्चरल स्टडी है अलग अलग तरह के कल्चर और सोसाइटी में कल्चर कैसे बनता है और कैसे डेवलप होता है इस चीज़ की। तो जितना हमने कल्चरल स्टडीज़ की सीरीज़ में अभी तक पढ़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लिमिटेड हो। जिस कल्चरल स्टडीज़ कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन से मिलकर बनता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके आने वाले करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अलग अलग डिसिप्लिन्स जो आपको पढ़ने चाहिए, अलग अलग बुक्स, अलग अलग राइटर्स, थियोरिस्ट जिन पर आपको रिसर्च जारी रखनी चाहिए। साइबर फेमिनिज्म, साइबोर्ग स्टडी, ट्रॉमा स्टडीज़, फिल्म स्टडीज़, मीडिया एंड विजुअल कल्चरल स्टडीज़, मैन स्टडीज़, ट्रांसजेंडर स्टडीज़, सबाल्टर्न स्टडीज़, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़, पॉपुलर कल्चर स्टडीज़, क्वेयर स्टडीज़, बॉडी स्टडीज़। कई सारे इम्पोर्टेंट थियरिस्ट भी हैं इन सभी स्टडीज़ जो ऑफनली आजकल पूछे जाते हैं। डॉना हैरावे, रिचर्ड डायर, पीटर बोर्ड और भी कई सारे इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स हैं। तो हमने इस कल्चरल स्टडीज़ की इन 4 लेक्चर्स में हमारी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली। पर लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, सबसे आगे रहने के लिए आपको डीप स्टडीज़ की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आप चाहते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
इन सभी चीज़ों के लिए क्रैश कोर्स की या स्पेसिफिक टॉपिक्स की, थियरिस्ट की आप डिमांड कर सकते हैं। अगर मुझे रिक्वेस्ट मिलती हैं और अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर इन चीज़ों पर वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में, जो कि होगा इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन कल्चरल स्टडीज। उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम ये सारे टॉपिक्स को MCQs के थ्रू रिवाइज करेंगे और इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीक।